Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lecture. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी एयर का इनहेल और एक्सहेल करना ब्रीदिंग कहलाता है, यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन व्हाट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग दैट वी हैव। मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम काम कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, हमें ब्रीदिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता। खुद ब खुद एयर जो है वो लंग्स में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से चले जाती है। अब तक हमने इस गैसेस एक्सचेंज में बहुत सारी बातें कर ली हैं। ओके, अच्छा, उसका रिवीजन बाद में कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। ये जो एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन का एक खास पार्ट होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो रेगुलेट कर रहा होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अभी आप बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में लेक्चर ले रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं और रेस्टिंग नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग जो है वो अलग होती है। और आप अगर एक्सरसाइज करने लग जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से जा रहे हैं और आपके पीछे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डॉग लग गया, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि वो करीब आए जा रहा है आपके और साइड में बड़ा होते जा रहा है और आप भागेंगे, आपके पीछे वो भाग रहा है, और उसके बाद जो आपका ब्रीदिंग रेट होगा वो नहीं होगा जो अभी आपका ब्रीदिंग रेट है जो रेस्टिंग कंडीशन में। जाहिर सी बात है ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा। अब ये क्यों चेंज हुआ ब्रीदिंग रेट, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये ब्रीदिंग रेट चेंज हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल जो डॉग आपके पीछे लगा था, किसी तरीके से आपने डॉग से जान छुड़ा ली और आप किसी सेफ जगह पे पहुंच गए। अब कुछ देर आप रुक जाएंगे, गहरी गहरी सांसें लेंगे इस तरीके से, और जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो वापसी नॉर्मल हो जाएगा। किस तरीके से ये नॉर्मल हुआ, इसकी बात हम करने वाले हैं कि ब्रीदिंग रेस्टिंग कंडीशन में कैसे हो रही होती है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट जो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ठीक है, वो फैक्टर की भी बात आज की जाएगी। हल्की फुल्की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, और किस तरीके से फिर वो नॉर्मल होती है ब्रीदिंग, उसकी बात करेंगे। ब्रीदिंग का परफॉर्म होना, ब्रीदिंग का बढ़ने के बाद मेंटेन हो जाना, फिर से बोलता हूँ, ब्रीदिंग का बढ़ जाना और ब्रीदिंग का मेंटेन रहना, बढ़ने के बाद फिर नॉर्मल हो जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेगुलेशन। और ये ब्रीदिंग रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। वी हैव न्यूरल रेगुलेशन एंड वी हैव केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन ये बेस्ड होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी एरियाज। रेस्पिरेटरी एरियाज क्या होते हैं? Basically, respiratory areas, they are the modified neuron in the different place of the nervous system. मैंने आपको लास्ट टाइम नर्वस सिस्टम की डिस्टिंक्शन भी बताई थी। नर्वस सिस्टम यानी हमारे बॉडी का वो पार्ट जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाती हैं, उन्हें हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डिस्टिंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बॉडी के सेंटर में मौजूद है, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि इनसे रेडिएट होने वाली नर्व से बनता है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। इट हैज सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इट हैज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ दिस ब्रीदिंग। डन, ये बात मैंने बता दी थी। रेस्पिरेटरी एरियाज की मैंने बात लास्ट लेक्चर में बता दी थी। मैंने कहा हमारे हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसमें तीन ही रेस्पिरेटरी एरियाज होते हैं। वी हैव मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया, वी हैव न्यूमोटैक्सिक एरिया, वी हैव एटमोस्टिक एरिया। मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया का नाम ही कहानी सुना रहा है कि ये मेड्यूला, हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। देयर इज फोर ब्रेन, देयर इज मिड ब्रेन, देयर इज हाइंड ब्रेन। वी आर नॉट बॉदर अबाउट दिस फोर एंड मिड ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। देयर इज सेरिबेलम, देयर इज पोन्स, देयर इज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर इंपॉर्टेंट एरिया होता है मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया। मैंने एयर अंदर ले गया लंग्स के अंदर और ये मैंने एयर एक्सहेल कर दी। इनहेल एक्सहेल, ये जो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है लेक्चर दौरान आप भी जो ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये ड्यू टू दिस मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है। यानी जो बेसिक रिथम है, बेसिक रिथम जो है ब्रीदिंग का, उसको जो मेंटेन किए हुए होता है ना, वो ये मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है। अगर से फॉर एग्जांपल आप अभी भागने लग जाएं, एक्सरसाइज करने लग जाएं, तो जाहिर सी बात है ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा। वो चेंज होगा, वो ब्रीदिंग रेट किस तरीके से नॉर्मल होगा उसको भी रेगुलेट करने वाले मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है, विद द हेल्प ऑफ अदर स्ट्रक्चर एज वेल। उनकी बात अभी हम करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था न्यूमोटैक्सिक एरिया। न्यूमोटैक्सिक एरिया ऐसे काइंड के एरिया होते हैं, ये हमारे पोन्स की अपर पार्ट में मौजूद है। स्विचिंग जो होती है,
ये जो इंस्पायरेशन से एक्सपायरेशन में स्विचिंग हो रही है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू टॉक्सिक एरिया। एपनिस्टिक एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोलॉन्ग इनहेलेशन के लिए, प्रोलॉन्ग इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपनिस्टिक एरिया। लास्ट लेक्चर के अंदर बखूबी से हमने इनकी बात की थी। जिसने भी वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर जरूर अटेंड करिए, देन आप इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, ये तो थी न्यूरल रेगुलेशन, यानी जिसमें हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, नर्वस सिस्टम के सेल इन्वॉल्व थे, वो थी न्यूरल रेगुलेशन, जो कि इन एरियाज के थ्रू हो रही थी। ये एरियाज भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी होती है केमिकल रेगुलेशन। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे केमिकल रेगुलेशन पर। केमिकल रेगुलेशन यानी ऐसे ऐसी काइंड की ब्रीदिंग रेगुलेशन जो कि केमिकल्स की वजह से होती हो। कौन से टाइप के केमिकल्स? आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में अगर थोड़ी तब्दीली आ जाए, बढ़ या कम जाए, तो किस तरीके से ब्रीदिंग चेंज होगी। हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हम बात करेंगे पीएच की। ठीक है जी। पीएच का मतलब क्या होता है, वर्बली आपको बता देता हूँ। पीएच स्टैंड फॉर पॉवियोर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, पीएच पीएच अगर पीएच डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। ठीक है जी। और आप ये याद रखिए कि पीएच is inversely related to what? Hydrogen ion concentration. If the concentration of hydrogen ion increases, it causes that reduction or decrease in what the pH that we have. So ये inversely related है. There is no fun in telling that कि अगर pH बढ़ेगी तो hydrogen ion concentration क्या होगी? decrease. So ये pH का रिलेशनशिप ये आपको मालूम होना लाजमी है। तो केमिकल की वजह से केमिकल की मौजूदगी की वजह से अगर ब्रीदिंग में मॉडिफिकेशन आ रही है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द केमिकल रेगुलेशन दैट वी हैव। इसी की बात करेंगे। देखें, ये केमिकल्स चेंज हो गए हैं, ये केमिकल्स नॉर्मल है, ये केमिकल्स नॉर्मल नहीं है। इनको कौन डिटेक्ट करता है? इनको डिटेक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर, इनको डिटेक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर। ठीक है, पहले मैं आपको कीमो रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उनकी लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही लाजमी है। पहले आपको उनकी एनाटॉमी, उनकी लोकेशन समझ लीजिए हल्की फुल्की सी, देन जो है कि हम उनकी फिजियोलॉजी पे आएंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन से। केमिकल रेगुलेशन जैसे मैंने कहा, ऐसे काइंड की ब्रीदिंग रेगुलेशन जो कि केमिकल की मौजूदगी की वजह से होगी। ठीक है जी। और केमिकल रेगुलेशन यानी केमिकल की मौजूदगी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। दोनों कानों से बातें सुननी है, बिल्कुल फोकस होकर बातें सुननी है कि हम केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो केमिकल के चेंज को डिटेक्ट करेंगे, वो स्ट्रक्चर्स जो केमिकल का चेंज को डिटेक्ट करेंगे, उन्हें हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। कीमो रिसेप्टर बेसिकली दे आर द स्पेशल पार्ट in the different location of the body. They are responsible for checking in the concentration of different kind of chemicals. केमिकल्स में अगर तब्दीली आएगी तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है कीमो रिसेप्टर। अब तक मैंने आपको पिछली क्लास का सिर्फ रिवीजन करवाया है कि ब्रीदिंग रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या है। दो तरीके से ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, वी हैव न्यूरल रेगुलेशन, वी हैव केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन करने के लिए कौन से एरियाज कहाँ मौजूद है, किस तरीके से होगी, हल्का सा रिवीजन मैंने आपको करवाया। देन केमिकल रेगुलेशन स्टार्ट करते ही मैंने आपको कीमो रिसेप्टर के बारे में अब तक बताया है। जस्ट कीमो रिसेप्टर मैंने ये जो कीमो रिसेप्टर है किसको डिटेक्ट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच। ठीक है जी, मोर देन एनफ अगर इतना आपको याद है तो। अच्छा, ये कीमो रिसेप्टर कहाँ और कितने हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखें, हमारी बॉडी में वो कीमो रिसेप्टर जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के लेवल को डिटेक्ट करेंगे, वो दो जगहों पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक तो मौजूद होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उन कीमो रिसेप्टर को हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। वो कीमो रिसेप्टर जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है, उन्हें हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं, हमारे बिलव्ड। हल्का फुल्का सा मैंने इनके बारे में पिछली क्लास में बताया था, लेकिन ये लाजमी है कि रिपीट किया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अगर आपको समझ ना आए तो। एक तो होगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और दूसरे ऐसे काइंड के कीमो रिसेप्टर होते हैं जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, बॉडी में किसी दूसरी प्लेस पर होते हैं। उन्हें हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कह देते हैं, क्योंकि वो सेंटर में लोकेटेड नहीं है। पेरिफेरी यानी किनारों की तरफ, सेंटर में ना हो, फिर जहां कहीं भी हो, उन्हें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हमारे पास दो तरीके के हैं। वी हैव ऑर्टिक बॉडीज, वी हैव कैरोटिड बॉडीज। ऑर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कलेक्टिवली।
ऑटिक बॉडीज कहाँ मौजूद है? जैसे तो मैंने आपको कीमोरिसेप्टर बताया कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है। ये जो ऑटिक बॉडीज हैं हमारे हार्ट हार्ट के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हेड से निकलती है ऑर्टा, वो बड़ी आर्टरी जो पूरे बॉडी को ब्लड देगी। ऑर्टा का पहला पार्ट होता है असेंडिंग ऑर्टा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्टा, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये तो निकला असेंडिंग ऑर्टा, ये वाला जो बना है ये वाला, इसे हम आर्च ऑफ आयोटा कहते हैं, आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है जी, ओके। और नीचे वाला जो ये पार्ट है ना इसे हम डिसेंडिंग आयोटा कह देते हैं, डिसेंडिंग आयोटा। तो ये आयोटा के तीन पार्ट हैं। ये जो आर्च ऑफ आयोटा है ना, आर्च ऑफ आयोटा से निकलती हैं चार ब्रांचेस, ठीक है जी। दो तो होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। और दो जो ऊपर की तरफ जा रही है ना ये होती है कैरोटिड आर्टरीज, एक राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है जी। हमारी जो आर्च ऑफ आयोटा है, से फॉर एग्जांपल ये आर्च ऑफ आयोटा है मेरा हाथ, तो यहाँ से दो जो आर्टरी निकली है ऊपर की तरफ सीधी जा रही हैं, ये कैरोटिड आर्टरी, एक हो गई ब्लू वाली राइट कैरोटिड आर्टरी, ब्लैक वाली जो है वो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। इसी तरीके से दो ब्रांचेस यहाँ से इस तरीके से भी निकलती हैं, ठीक है जी। एक कहलाती है रेड वाली जो है वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और ग्रीन वाली जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इन कैरोटिड आर्टरीज को याद रखिए। ये कैरोटिड आर्टरीज आगे जा करके हेड से निकली, थोड़ा ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, हमारे नेक रीजन पे ये बाइफर्केट कर जाती है, इनकी दो दो ब्रांचेस बन जाती हैं। एक ब्रांच इनके अंदर जाती है, ठीक है जी, एक ब्रांच इनके अंदर की तरफ जाती है जो हमारे फेस के जो पार्ट है डिफरेंट, हमारे जो हेड के पार्ट है उनको सप्लाई करेंगी, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज कहलाती हैं। और दूसरी जो बाहर की तरफ चले जाती है हमारे फेस और चीक रीजन में फैल जाती हैं, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज है। आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। ये इतनी कहानी मैंने क्यों बताई, वो इस वजह से क्योंकि जो आर्च है इस आर्च में भी स्पेसिफिक काइंड के पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है जी, जो केमिकल के चेंज को डिटेक्ट करेंगे। और इन इन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को हम ऑटिक बॉडीज कहते हैं। और वो पेरिफेरल पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो कि एट द बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरीज पे पाए जाते हैं उन्हें हम कैरोटिड बॉडीज कहते हैं, ठीक है। एक रिवीजन देते हैं। मैंने आपको बताया कीमोरिसेप्टर हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक तो जो विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन्हें तो सिंपली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कह दिया जाता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, इट वर्थ टू बी रिपीटिंग, रिसेप्टर रिसेप्टर रिसेप्टर, डन। और दूसरे वो होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, बॉडी में किसी दूसरी जगह पे मौजूद है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर फर्दर दो तरह के होते हैं, देयर इज ऑटिक बॉडीज जो कि आर्च ऑफ आयोटा में मौजूद है, और दूसरे होती है कैरोटिड बॉडीज जो कि कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन, जहां कैरोटिड आर्टरी के दो मुंह बनते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांच बनती है, वहां मौजूद होते हैं, उन्हें हम कैरोटिड बॉडीज कहते हैं। अब तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि कीमो रिसेप्टर कितने तरीके के और कहां कहां मौजूद है। एक तो हो गए सेंट्रल वाले और दूसरे पेरिफेरल जिसमें ऑटिक और कैरोटिड बॉडी हमने समझ ली, लोकेशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बताया है chemoreceptor, the kind of receptor which can detect any kind of change in the chemicals, could be central, ये point important है, could be central, and they could be what, they could be peripheral, जो कि सेंटर में मौजूद नहीं होंगे। पेरिफेरल फर्दर दो तरीके के होते हैं, there is aortic bodies and there is carotid bodies at the bifurcation of our beloved carotid artery, done। अच्छा जी, अच्छा। अब ये दोनों जो है जैसे मैंने आपको कहा ना, चाहे फिर सेंट्रल हो चाहे फिर वो पेरिफेरल हो, ये दोनों जो है कि वो सेंसिटिव होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल के, ठीक है जी। देखें जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है जी, या कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वो प्रोसेस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ या दूसरे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर के हमें एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब कोई चेंज जब आएगा तो ये किस तरीके से वर्क करेंगे। देखें मैंने आपको कीमो रिसेप्टर की लोकेशन बता दी, अब उनकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, और फिजियोलॉजी हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई लेकर के, ठीक है। जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, द increased concentration of carbon dioxide is what is called the hypercapnia और the hypercarbenia as well। hypercapnia भी कहा जाता है, hyper
कार्बनिया भी कहा जाता है, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, बट स्लाइट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आर बेलव्ड कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज होता है? हम जब कोई वर्क करते हैं, अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं या आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी की नीड है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इन व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज अ process by which the glucose or other kind of respiratory substrate along with oxygen burn and give us what? The carbon dioxide, then water and energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Then ये कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल में प्रोड्यूस हो रहा होगा, चाहे वो ब्रेन की सेल हो, चाहे वो हार्ट की सेल हो, चाहे स्टमक की सेल हो, चाहे इंटेस्टाइन की सेल हो, बॉडी का कोई भी सेल हो, हर किसी को एनर्जी की जरूरत है भाई। और हर किसी को जब एनर्जी की जरूरत है तो हर किसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेन की। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीएसएफ भी कहते हैं, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉर्ट फॉर्म में सीएसएफ भी कह दिया जाता है। सीएसएफ में से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्लूकोज कंबाइन हुए, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? प्रोड्यूस होने के बाद एज सून एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ये डिफ्यूज हो जाएगा इनटू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद इसको मिलेगा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर हमें एक एसिड मिल जाएगा, जिसे H2CO3 इसका फॉर्मूला है, नाम है इसका बिलफ्ट का कार्बोनिक एसिड। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैप्पी एंजाइम मौजूद होता है। दिस हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट एंजाइम इज नथिंग बट द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। Carbonic anhydrase. Basically, carbonic anhydrase is an enzyme which catalyzes the reaction of carbon dioxide with water to give us carbonic acid. It required zinc. It required zinc for its activity. It required zinc for its activity. Okay. So let's come back to the topic. Carbonic acid produce हुआ. ये carbonic acid है unstable. ये stable नहीं है. जैसे ही ये बनेगा वैसे ही ये break हो जाएगा into what? Bicarbonate. ठीक है जी, किस में break होगा? Into bicarbonate यानी HCO3, bicarbonate and our beloved proton ion or the hydrogen ion. आपको पता है कि हाइड्रोजन along with positive sign is known as proton. ये जो प्रोटॉन है ये ब्लड वेसल से वापसी सीएसएफ में आएगा, ठीक है जी, और सीएसएफ से होता हुआ ये जाएगा और हमारे जो प्यारे से सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो है उनको डिटेक्ट करेगा, कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो पीएच क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या हुआ? ये स्टिमुलेट हुए बाय व्हाट? बाय इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन व्हाट? डिक्रीज इन पीएच एंड साइड बाय साइड डिक्रीज इन द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। डन। सो ये चीजें हुई यहाँ पर। इस तरीके से हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होगा स्टिमुलेट। एक बार रिकैप देता हूँ। मैंने बताया कि हमारे हर बॉडी के ऑनगोइंग सेल्स के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी वाले प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में जाकर के वाटर के साथ कंबाइन होकर के हमें कार्बोनिक एसिड देता है और कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। ये हाइड्रोजन जो है वो पीएच को डिक्रीज कर देगा, ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा जा रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा। ये सारी चीजें स्टिमुलेट करेंगी हमारे इस प्यारे से सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को, और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो है ये अपने कमांड भेजेगा मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया को। डन। मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया को कि भाई जग जाओ, अब जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, और पीएच भी कम हो गई है। मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया क्या करते हैं कि ये अपने सिग्नल्स डिफरेंट नर्व के थ्रू अपने सिग्नल्स भेजते हैं हमारे लंग्स को। अच्छा, अब देखें, ये मैंने आपको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर तो बताए हैं। देखिए, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन इनको नहीं दे देते।
सेंट्रल कीमोन रिसेप्टर इनको इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं दे देते, यहाँ पे भी मैकेनिज्म है लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो इन्फॉर्मेशन मिली मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया को। मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया जो है वो हमारे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को इनर्वेट करेगा, और ये इंटरकोस्टल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कहेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हर जगह पर बढ़ गई है, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, फिर पीएच जो वो कम हो गई है, पीएच को भी नॉर्मलाइज करना है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। जैसे ही ये हमारे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम होंगे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही हमारे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम होंगे कॉन्ट्रैक्ट, हमारी रिब केज जो है वो मूव करेंगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब केज विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राम आफ्टर द contraction of the diaphragm become less dome shaped. What is it mean by the less dome shape? Less dome shaped यानी डायफ्राम अगर ऐसा था ना, अब वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा था तो वो ऐसा हो जाएगा, लेस डोम शेप हो जाएगा, ये इसकी डोम शेप है, लेस डोम शेप हो जाएगा। क्या होगा, रिब के अपवर्ड आउटवर्ड मूव करने की वजह से और डायफ्राम के लेस डोम शेप बनने की वजह से, रिब केज के अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करने की वजह से, डायफ्राम के लेस डोम शेप बनने की वजह से ओवरऑल कैविटी वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर ये वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज किया तो क्या डिक्रीज करेगा, जी हाँ सही बोल रहे हैं आप, प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर जो है वो लंग के अंदर रश करेगी, एयर आएगी, ऑक्सीजन लाएगी, एयर से, एयर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा ब्लड के अंदर, और जो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड था, मैंने एग्जांपल सिर्फ ब्रेन की ली थी, लेकिन हर हर एक टिश्यू के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट हो जाएगा एयर के अंदर, एयर आएगी, ज्यादा ऑक्सीजन लाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी, एयर आएगी, ऑक्सीजन लाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी, तो इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई थी अब वो कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो कम था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, पीएच भी जो कम थी वो सही हो जाएगी, क्योंकि देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारे ब्लड हाइड्रोजन के साथ ड्रॉप हो जाएगा, पीएच क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो इस तरीके से एयर के इनहेल, ज्यादा इनहेल और एक्सहेल होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल हो जाएगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगी, और जो ब्रीदिंग रेट कार्बन डाइऑक्साइड की आने की वजह से जो ब्रीदिंग रेट चेंज हुआ था वो नॉर्मल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कब प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने कहा ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने रनिंग की, डॉग की वजह से बहुत ज्यादा रनिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, ब्रीदिंग रेट बहुत बढ़ गया, आप जब रुके तो गहरी गहरी सांसें लेने लगे, इस तरीके से सांसें लेने लगे, जब आपने इस तरीके से ब्रीदिंग को परफॉर्म किया, सांसें ली, तो जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो रिमूव हो जाएगी, और अब जो है कि डॉग भी चला गया, और आपका जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। तो इस तरीके से वर्क करती है ये कैरोटिड, ये वर्क करती है हमारी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बताया कि जब कंसंट्रेशन चेंज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो किस तरीके से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स देंगे। अगर यही चेंज पीएच के अंदर, ऑक्सीजन पीएच के अंदर आएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आएगा, तो हमारे ये जो बिलव्ड ऑर्टिक बॉडी और ये जो हमारी कैरोटिड बॉडी है वो भी इसी तरीके का रिस्पॉन्स देंगी, ये ऑर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज भी इसी तरीके का रिस्पॉन्स देंगी। ये देखेंगे कि पीएच में चेंज आ गया है, पीएच ड्रॉप हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो गया है। ये ऑर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ये ऑर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज क्या करेंगे, अपने सिग्नल भेजेंगी, ये कैरोटिड बॉडीज और ऑर्टिक बॉडीज जो है अपने सिग्नल भेजेंगी, ठीक है जी, किसको, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, ठीक है, मेडुला की तरफ, लेकिन किसके थ्रू भेजेंगी, देखें अब यहाँ पर दो डिफरेंट की तरह की क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उन क्रेनियल नर्व के मैं नाम भी नहीं बता रहा आपको, ना ही नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, क्रेनियल नर्व 9 and 10 इन्वॉल्व होती है, अगर आप याद रख सके, ठीक है जी, एक तो ग्लोसोफेरेंजियल एंड आर्बेला वेगस नर्व, अगर आप याद रख सके, अदरवाइज ये जो है ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। मैंने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आया, देखें जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हुई ना, तो कौन स्टिमुलेट हुआ, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। यही काम अगर हमारे यहाँ पर भी तो ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है तो यहाँ पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होगा। देखें आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जब आपके पीछे डॉग है, आप भाग रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हर टिश्यू के अंदर बढ़ जाएगा, हर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी,
और हर सेल के बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को, और जो हमारे बॉडी के पेरिफेरी में है उनको डिटेक्ट करेंगे ये ऑर्टिक और कैरोटिड बॉडीज। ठीक है जी। ऑर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्रीनियल नर्व देंगी हमारे मेडुला को, और मेडुला के वही ये जो मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है उसको ये सिग्नल मिलेंगे, और अगेन वही वही काम होगा। क्या होगा कि मेडुला स्टिमुलेट करेगा किसको, हमारे बिलव्ड इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को। इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स मूव करेंगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डायफ्राम मूव करेगी डाउनवर्ड, यानी लेस डोम शेप बन जाएगी, और इनका लेस डोम शेप बनना वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ज्यादा एयर आएगी। जब ज्यादा एयर आएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, और जब एयर जाएगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। इस तरीके से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रिमूव हो जाएगी, और जो ब्रीदिंग रेट है जो बढ़ गया था हमारे भागने की वजह से, अब वो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होती है ब्रीदिंग रेगुलेशन के रेस्टिंग कंडीशन में किस तरीके से ब्रीदिंग रेगुलेट हो रही थी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो किस तरीके से ब्रीदिंग रेगुलेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार कम हो गया तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। क्या ये जो कीमो रिसेप्टर है ये सिग्नल भेजेंगे मेडुला को? नो। अगर ये सिग्नल नहीं भेजेंगे तो क्या मेडुला से ये सिग्नल जाएंगे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को? नो। जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके की होती है ब्रीदिंग रेगुलेशन। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा? आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ फोकस किया है कीमो रिसेप्टर। वी हैव टू काइंड ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। ओके, that one type is located in our central nervous system, that is what is called the central chemoreceptor, and other kind of chemoreceptor is located in the periphery of the body. Okay, जिन्हें हम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, देयर इज ऑर्टिक बॉडीज एट द आर्च ऑफ आयोटा, देयर इज कैरोटिड बॉडीज एट द बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। ठीक है जी। दोनों, चाहे फिर वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हो चाहे फिर वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो पेरिफेरल हो, दोनों जो है वो सेंसिटिव है टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने कंडीशन कौन सी ली है? हमने हायर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी? जब आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके पीछे एक बड़ा ब्लैक डॉग लग गया हो, जब आप भागेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है, which result in what? The concentration of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ये हमारे कैरोटिड आर्टरीज आई मीन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, अलग अलग नर्व के थ्रू ये सिग्नल्स भेजेंगे मेडुला के रिथमिसिटी एरिया को, और मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम को कमांड देगा, और वो जो है उस तरीके से वर्क करेंगे, और जो भी ब्रीदिंग रेट चेंज हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।